स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्षता। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपसे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2020-21 के अनुसार CBSE बोर्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के। तो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम जानते हैं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थिति है जिसमें कोई भी युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। ये वास्तविक युद्ध होने की बजाय उसकी सिर्फ परिस्थिति बनी रहती है कि युद्ध हो सकती है, हालांकि वास्तव में युद्ध होता नहीं है। जैसे कि सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ USSR के बीच बना हुआ था। ये सिर्फ आपसी विचारधारा के मतभेदों पर आधारित होते हैं। इसमें रक्त रंजित युद्ध के स्थान पे सिर्फ संभावना बनी रहती है कि अब युद्ध हो सकता है, जो कि वास्तव में युद्ध होता नहीं है। ओके, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका, साम्यवादी सोवियत संघ USSR और पूंजीवादी जो कि अमेरिका है, 2 बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे सन 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद। इन दोनों देशों के बीच महाशक्ति एक दूसरे से आगे निकल जाना और विचारों की लड़ाई शीत युद्ध का कारण बनी। इन दोनों की जो विचारधारा थी महाशक्ति बनने की और एक दूसरे से आगे निकल जाने की विचारधारा ने शीत युद्ध को जन्म दिया। शीत युद्ध का काल सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और सन 1991 तक चला। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके साथ साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति की हो गई। तो शीत युद्ध कब से चला? सन 1945 से, और इसका अंत हुआ सन 1991 में। ओके, और ये वास्तव में युद्ध होने के बजाय सिर्फ पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न जैसे मीडिया की साधनों की मदद से लड़ा गया। ओके, तो शीत युद्ध आपको समझ में आ गया होगा। शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, सब एक ही है। ओके, दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के हो जाने के बाद, खत्म होने के बाद 1945 के बाद विश्व की 2 महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक दूसरे से आगे निकल जाना, महाशक्ति बनने की होड़ और विचार ने शीत युद्ध के जन्म दिया। और इसके साथ साथ ही 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। नए नए जो देश अभी अभी आज़ाद हुए थे, यूरोप के अधिकतर देश जो पश्चिमी यूरोप के थे अमेरिका से मिल गए, और पूर्वी यूरोप के अधिकतर देश जो थे वो USSR का नेतृत्व करने वाले सोवियत संघ से मिल गए। ओके, तो शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। 2 गुट में बट गई थी, एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। पश्चिमी गुट का नेतृत्व अमेरिका जो कि पूंजीवादी देश था वो कर रहा था, और पूर्वी गुट जो साम्यवादी देश था, ये सोवियत संघ USSR, वो कर रहा था। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश जो थे अमेरिका का साथ दिया, इन्होंने उसमें सम्मिलित हो गए, और इस खेमे को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, पश्चिमी गठबंधन क्या है, पश्चिमी गठबंधन से क्या अभिप्राय है। ओके, तो इसे आप नोट कर लें। पूर्वी यूरोप के देश ने सोवियत संघ का पक्ष लिया और इसे पूर्वी गठबंधन कहते हैं। ओके, तो यूरोप के जो अधिकतर देश थे पश्चिमी, वो अमेरिका के नेतृत्व में चले गए, और पूर्वी जो थे वो सोवियत संघ के नेतृत्व में चले गए। इस प्रकार दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। अब पश्चिमी गठबंधन सैन्य संगठन, इसका निर्माण सन 1949 में हुआ था। इसमें 12 देश सम्मिलित थे। ओके, इसमें 12 देश सम्मिलित थे। 1949 में बना था नाटो। इसका फुल फॉर्म है पश्चिमी गठबंधन सैन्य संगठन, पश्चिमी गठबंधन है ये। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें टोटल 12 देश सम्मिलित हैं। और इसके बाद सन 1954 में सीटो और 55 में सेंटो की स्थापना की गई थी। ओके, तो आज के वीडियो से पहला प्रश्न यह है कि सीटो और सेंटो का फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कमेंट में बताएंगे। और इन 3 संगठनों को देखते हुए, गठबंधन को देखते हुए, सोवियत संघ जो कि USSR साम्यवादी देश है,
ने सन 1955 में वारसा पैक्ट मतलब वारसा संधि की स्थापना की, और इसमें ये कहा कि इसमें सम्मिलित 15 देश में से किसी भी एक देश पे आक्रमण होता है तो 15 देश अपने आप पर हुए आक्रमण मानेंगे और सभी इसका विरोध करेंगे। ओके, तो दो ध्रुवीय विश्व का आपको पता चलेगा क्या होगा, पूर्वी और पश्चिमी गुट भी पता चल गया आपको क्या है। पूर्वी गुट में जो कि उसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, इसमें टोटल 15 देश शामिल थे, और पश्चिमी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका पूंजीवादी देश कर रहा था उसमें टोटल 12 देश सम्मिलित थे। ओके, नाटो की स्थापना सन 1949 में हुई थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जाता है। ओके, तो इसे आप नोट कर लें, 1 मार्क्स में आ सकता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में अंतर क्या है। साम्यवादी जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, और पूंजीवादी जो कि अमेरिका अपना रखा था। साम्यवादी में सार्वजनिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक में जो साम्यवाद में जो सरकार होती है सार्वजनिक को अधिक महत्व देती है, सार्वजनिक हित के बारे में सोचती है। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं है। पूंजीवाद में सरकार अपने सिर्फ स्वहित को प्रबल बनाने के लिए सोचती है, अपना अधिक से अधिक भला करने के लिए सोचती है। ओके, तो ये साम्यवाद और पूंजीवाद में ये सार्वजनिक हित को स्वामित्व प्रदान करती है और ये निजी हित को प्रबल करती है पूंजीवाद। अब इसमें साम्यवाद में राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था, जो कि राज्य का नियंत्रण होता है, अर्थव्यवस्था वो सरकार के हाथ में होती है। ओके, और इसमें पूंजीवादी में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था होती है। इसमें सरकार पूरा भागीदारी नहीं लेती है, इसमें सिर्फ सरकार कानून व्यवस्था तक ही सीमित रहती है। और इसमें साम्यवादी में पूंजी का समान वितरण किया जाता है। इसमें सभी के हितों के बारे में सोचा जाता है, गरीब दबे कुचले वर्ग के सभी के हित के लिए ध्यान में रख के विकास क्या योजना तैयार किया जाता है। ओके, और इसमें इसका मेन उद्देश्य होता है पूंजीवाद में सिर्फ लाभ कमाना। इसमें सार्वजनिक हित के बारे में नहीं सोचा जाता है। ओके, और इसमें समतावादी समाज होता है। समतावादी मतलब समान, ओके, समान रूप से, और इसमें मुक्त समाज होता है। तो साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में अंतर स्पष्ट करें, 4 मार्क्स में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या क्या लाभ थे। महाशक्ति जो थे अमेरिका और यूएसएसआर, सन 1945 के बाद जो एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश थे और यूरोप के अधिकतर जो देश थे उनको आपस में मिला रहे थे, अपना जो क्षेत्र था उसको बढ़ा रहे थे। जो भी छोटे छोटे देश थे इन सबको आपस में मिलाते जा रहे थे। जो पश्चिमी यूरोप के देश थे सभी को अमेरिका ने अपने आपस में मिला लिया, और पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे छोटे छोटे सबको सोवियत संघ ने अपने गुट में सम्मिलित कर लिया। तो ये जो महाशक्ति थे यूएसएसआर और यूएसए, तो इनको कुछ फ़ायदा होगा जब भी तो वो इन छोटे छोटे देशों को अपने में शामिल कर रहे थे। तो इनको क्या क्या फ़ायदा था इन छोटे छोटे देशों को आपस में मिलाने के लिए, और छोटे देश भी कुछ सोच समझ कर कि हमारा कुछ फ़ायदा होगा जब भी इन महाशक्तियों में मिल जाते थे, सम्मिलित हो जाते थे। तो आइए देखते हैं कि इनको क्या क्या फ़ायदे होते थे सम्मिलित होने में। ओके, तो महाशक्ति छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन, ओके, तो छोटे देशों के जो प्राकृतिक संसाधन थे जैसे तेल, खनिज, जो भी संसाधन का वहाँ पे भंडार था उनका ये भरपूर रूप से उपयोग करते। इन सभी खनिज संसाधनों को वे भरपूर फ़ायदा उठाते थे। ओके, तो इन खनिज संसाधनों को भी इनका उपयोग करने के लिए, अपने प्रयोग के लिए भी इन छोटे छोटे देशों को अपने साथ में रखते थे। ओके, और सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए जो बड़े बड़े महाशक्ति थे वो अपने सैन्यों को वहाँ पे स्थापित करने के लिए भी उसके भू क्षेत्रों का प्रयोग करते थे
ताकि वहाँ पे सैन्य टुकड़ियाँ स्थापित किया जा सके। इन सभी फायदों को देखते हुए, लाभ को देखते हुए उन्होंने छोटे छोटे देशों को आपस में